हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बेटे कुछ AS4 वगैरह पढ़ा? टफ था, इजी था? आपने पढ़ा? चलो पूछ के देखता हूँ, पढ़ा है नहीं पढ़ा, पता चल जाएगा। इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट कहते किसे है? गलत बात है, इसका मतलब पढ़ा ही नहीं है। ये तो पहली लाइन थी। इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट कहते किसे है? कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट जो आपकी 31 मार्च के बाद हुआ हो, आफ्टर बैलेंस शीट डेट हुआ हो बट बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट हुआ हो, तो उसे इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट कहते हैं। ये कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के, एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल। एडजस्टेबल इवेंट किन्हें कहते हैं? एडजस्टेबल मतलब जो हम उस पिछले साल की बुक्स में लिख देंगे। एडजस्टेबल इवेंट किसे कहते हैं? जो तीन में से कोई भी एक शर्त पूरी कर दे, वो एडजस्टेबल इवेंट है। पहली शर्त, उसकी कंडीशन लास्ट ईयर में एग्जिस्ट करती हो, तो ये एडजस्टेबल इवेंट कहलाएगा। दूसरी कंडीशन चाहे एग्जिस्ट ना करती हो, पर कुछ ऐसा इवेंट हुआ हो जिससे गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो गई हो, तो इसे भी एडजस्टेबल इवेंट कहते हैं। तीसरा, स्टैट्यूटरी लॉ रिक्वायरमेंट। मैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं आज कि लॉ की रिक्वायरमेंट, यही बातें लिखवाई थी कल। ये देखो, कल लिखवाया था मैंने, ये रहा। सबसे पहले, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट आर सिग्निफिकेंट इवेंट अकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूवल। डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे को लगता है। डेट ऑफ अप्रूवल याद जल्दी हो जाएगा। ऑफ फाइनेंशियल, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इवेंट फेवरेबल भी हो सकते हैं और आपके अनफेवर में भी आ सकते हैं, ये बात की थी। इसके बाद बड़े सारे एग्जाम्पल किए थे। फिर आगे चले गए थे हम। इवेंट दो तरह के होते हैं, एडजस्टेबल इवेंट और नॉट एडजस्टेबल। एडजस्टेबल इवेंट वो इवेंट होते हैं जो तीनों में से कोई भी एक शर्त पूरी कर दे। नंबर 1, कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट। मेन तो इसमें यही थी, कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट। और दूसरी भी लिखवाई थी। दूसरी, इवेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption नॉट एप्रोप्रिएट। और तीसरी बात करवाता स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल नेचर। मैं इसकी बात करना चाहता हूं, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की। शुरू करूं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की बात? आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। यहां समझो मेरी बात। ये एक साल है 2024-25 और ये दूसरा साल है 2025-26। हुआ यूं, मैंने 2024-25 के अकाउंट बना दिए 31 मार्च को। ये बुक्स बंद हो गई, मैंने नई बुक्स ओपन कर ली, पर ये वाली बुक्स 30 मई को अप्रूव होंगी। ठीक, यहां पर एक गवर्नमेंट की अमेंडमेंट आ गई। गवर्नमेंट कहने लगी सभी वर्कर्स को 100 रुपए वेजेस बढ़ाकर दो, और ये मेरी फर्म के लिए सिग्निफिकेंट है, और पिछले साल से बढ़ाकर दो, 2024-25 की भी बढ़ाकर दो। मतलब पिछले 12 महीने की सैलरी 1200 रुपए बढ़ाकर दो। मैं ये मान के चल रहा हूं ये सिग्निफिकेंट है। अब बताओ, कंपनी कहती है देखो जी इस साल अमेंडमेंट आई है, तो मैं ये 1200 रुपए इस साल की बुक्स में रिकॉर्ड करूंगी। सीए कहता है कि भाई साहब इस साल की बुक्स में रिकॉर्ड करो। अब प्रॉब्लम क्या खड़ी हो रही है? कंपनी कहती क्या इसकी कुछ भी कंडीशन पिछले साल एग्जिस्ट करती थी? मैंने कहा नहीं। कहती क्या इससे गोइंग कंसर्न इफेक्ट होती है? मैंने कहा नहीं। कहते लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाल दिया
स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट आ गई तो आप इसे यहीं पर रिकॉर्ड करेंगे, 24-25 में रिकॉर्ड करेंगे। ये था स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट आ गई तो आप लास्ट ईयर की बुक्स में उसे ठीक कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, एक बात बताता हूं आपको, बड़ी अच्छी अमेंडमेंट है, यहां से समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। ये पूरा साल है 2024-25, यहां पर अकाउंट बने 31 मार्च को। अब 30 जून को अकाउंट अप्रूव होने हैं। कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना है ये डायरेक्टर सोचते हैं। आप पहले मेरी बात समझ ले, यहां बैठ के डायरेक्टर सोचते हैं कि हमें शेयर होल्डर को कितने रुपए का डिविडेंड देना है। यहां बैठ के डायरेक्टर क्या सोचते हैं, कितने रुपए का डिविडेंड देना है 2024-25 का। आप समझे, 2024-25 में पहले सारे खाते बनते रहे, यहां पर खाते अप्रूव होने हैं 30 जून को। इससे पहले बैठकर डायरेक्टर सोचते हैं कि हमें शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना है। इसको बोलते हैं परपोज डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको, परपोज डिविडेंड। पहले लॉ में लिखा हुआ था कि परपोज डिविडेंड, लॉ में उसके बारे में लिखा हुआ था। बताओ स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट आ गई या नहीं आ गई। इसीलिए हम क्या करते थे, डायरेक्टर जितना भी डिविडेंड प्रपोज करते थे उसे इस साल में आकर एंट्री बना दिया करते थे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड। और बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में नजर आया करता था प्रपोज डिविडेंड, क्योंकि स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट थी। पहले मेरी बात समझ में आ रही है। 2024-25 में खाते बन गए, यहां पर आकर डायरेक्टर ने डिविडेंड प्रपोज किया। अब किया डिविडेंड प्रपोज कब है, 25 में, 25-26 में। कौन से साल का किया है, 24-25 का। पर यह स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट थी, लॉ में लिखा हुआ था। इस वजह से हम क्या करते थे, 24-25 की बुक्स ओपन करते थे और यहां लिख दिया करते थे। जून 2017 में अमेंडमेंट आई और इसे हटा दिया गया प्रपोज डिविडेंड को। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुने। यहां पर 2025-26, ये 24-25, इसका डिविडेंड प्रपोज करते हैं यहां पर लॉ में अब रिक्वायरमेंट हट गई है। जैसे लॉ में रिक्वायरमेंट हटी, हम उसकी एंट्री साल बनाते ही नहीं है। हम कहते हैं ये नॉट एडजस्टेबल इवेंट है और बैलेंस शीट के अंदर आज की डेट में प्रपोज डिविडेंड आता ही नहीं है, बल्कि दूसरे ही साल में प्रपोज की एंट्री बनती है, इसी साल में पेड की एंट्री बनती है। आपने कैश फ्लो के क्वेश्चन किए, आप देख रहे थे बीडी बैलेंस था प्रपोज डिविडेंड का, सीडी नहीं हुआ करता था। नई अमेंडमेंट आ चुकी है, बीडी तो पिछले सालों से चलता रहा, वो खत्म हो जाएंगे पे करने के बाद, नए प्रपोज हो ही नहीं रहे तो नई बैलेंस शीटों में आएंगे ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई है। लॉ की पुराने टाइम में क्या लॉ था, मेरी बात ध्यान से समझें। यहां पर डिविडेंड प्रपोज किया 100 रुपए, कौन से साल का, इस साल का। लॉ में लिखा हुआ था प्रपोज डिविडेंड देना है, तो हमारा AS4 कहता था कि ये तो लीगल रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इस साल की बुक्स ओपन करो और प्रपोज डिविडेंड की एंट्री बना दो। प्रपोज डिविडेंड अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड 100 रुपए, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिख दो प्रपोज डिविडेंड। अब नई अमेंडमेंट क्या है, नई अमेंडमेंट है इस साल का डिविडेंड यहां पर प्रपोज हुआ 100 रुपए। लॉ में इसके बारे में अब कहीं नहीं लिखा। इसका मतलब AS4 कहता है
जब इसके बारे में कहीं लिखा ही नहीं तो ये कोई कंडीशन तो पूरी कर नहीं रहा तीनों में से। नंबर पहली की कंडीशन एग्जिस्ट करती थी यहां पर। नंबर 2 गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रही हो। नंबर 3 स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट हो। स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट तो अब है नहीं, इसका मतलब मैं इस साल की बुक्स में लिखूंगा ही नहीं, बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं, मैं तो इसी साल लिखूंगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड। बाद में पे कर दिया जाता, पहले क्या होता था, प्रपोज डिविडेंड की एंट्री यहां बन गई, पे की एंट्री यहां बना करती थी, प्रपोज डिविडेंड टू बैंक। अब प्रपोज पेड की एंट्री तो यही बननी है। नहीं समझ में आई बात मेरी? पहले टाइम में फर्स्ट ईयर में प्रपोज की एंट्री बन जाती थी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू प्रपोज डिविडेंड, और सेकेंड ईयर में पेड की एंट्री बन जाया करती थी। वैसे ये वाला जो प्रपोज होता था वो यहां पर होता था, हम कहते थे लीगल रिक्वायरमेंट है, पुरानी बुक्स ओपन करो और वहां जाके एंट्री बनाओ। अब क्या होता है, यहीं पर प्रपोज होता है लेकिन स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। AS4 कहते नहीं जाना पिछले साल में, इसी साल में एंट्री बनाओ। पेड तो इस साल होना ही था, प्रपोज डिविडेंड टू बैंक, इसलिए बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड आना बंद हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मेरा मुद्दा यही था कि स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है और स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट के कारण ऐसा होता था। मैं एक काम करता हूं, ये एग्जाम्पल बना देता हूं और फिर आप इस एग्जाम्पल को लिखेंगे। आ जाओ लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा चल रहा है? 13। एग्जाम्पल नंबर 13, एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इन जून 2017, या चलो वैसे ही लिख देता हूं जून 2024। जून 2024 में एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आई, increasing gratuity of employees from 1 अप्रैल 2023। मेरी बात समझ में आ गई है? कब से बढ़ाना है हमने? 1 अप्रैल 2023 से एम्प्लॉइज की ग्रेच्युटी बढ़ा दी जाए। ग्रेच्युटी आप यही समझो अभी कुछ पैसे देने होते हैं, वैसे टैक्स में सर आपको समझाएंगे। अकाउंटेंट क्लोज द बुक्स ऑन 31 मार्च 2024। अकाउंटेंट ने 31 मार्च 2024 को बुक्स बंद कर दी थी। अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स ऑन 30 जुलाई 2024। whether this is adjustable event और नोट। आप बताइए एडजस्टेबल इवेंट है या नहीं है? आप अब मेरी बात समझ ले। सॉल्यूशन मैंने समझाया क्या है, आप ये समझो। ये 23-24 है, ये 24-25 है। 30 जून को गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आई, यहां पर 30 जून को गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आई, ग्रेच्युटी बढ़ा दो 1 अप्रैल से। यहां से आप एक्स्ट्रा पैसे देना शुरू करो। नोटिफिकेशन यहां से आई है तो हमें तो यही पता चला होगा ना कि उन्हें पैसे देने एक्स्ट्रा। अकाउंटेंट ने अपनी बुक्स यहां तक बंद कर चुका था,
और इन बुक्स की अप्रूवल 30 जुलाई को होनी थी, इसकी अप्रूवल 30 जुलाई को होनी थी। नोटिफिकेशन कब आ गई? 30 जून को। अब वो कह रहा है कि बताओ ये एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल मतलब क्या? ये जो पैसे बढ़ेंगे क्या इसे 23-24 में लिख सकते हैं? यस। क्यों? स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है। अगर अप्रूवल की डेट से पहले कोई स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट आ जाएगी तो इन बुक्स को ओपन करके इन बुक्स में लिख दिया जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? और लिखें आंसर, दिस इज एन एडजस्टेबल इवेंट बिकॉज स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट, क्योंकि स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट आ चुकी है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल डिविडेंड है जो आपको अच्छे से बताएगा कि रियल में ऐसा हुआ है। लिखिए एक बार एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14, प्रपोज डिविडेंड is adjustable event or non-adjustable event? Not adjustable event. Explain. आज की डेट में क्या है इसका आंसर? सॉल्यूशन नॉन एडजस्टेबल इवेंट। क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है। लिखे एज पर शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट, डिविडेंड transfer to P&L account when paid। अब कंपनीज एक्ट में यह बात लिखी हुई है, अब लिखी हुई है, पहले नहीं लिखी हुई थी ये बात कि जी जब पे करेंगे तभी P&L अकाउंट में डालना है। पहले मतलब प्रपोज नहीं करना। इफ डिविडेंड प्रपोज्ड that dividend show in footnote of balance sheet। ये पूरी बात लिखी हुई है कंपनीज एक्ट के अंदर कि जी जब आप इसे पे करेंगे तो अगर आपने प्रपोज किया है तो आप बैलेंस शीट के फुटनोट में दिखा सकते लेकिन एंट्री नहीं बना सकते। अब हमारा AS4 क्या कहता होगा कि जी ये तो नॉन एडजस्टेबल हो गया, स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। तो सो दैट एज पर AS4 देयर इज नो स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट। हमारी कोई स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो दैट नॉट एडजस्टेबल इवेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैंने आपको समझा दिया बच्चों स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट वाली बात। आपको याद होगी स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट वाली बात। आप एक काम करें, अगर स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट हो तो हमें क्या डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। थ्योरी में चलते हैं और इसे लिखते हैं कि अगर हमारी स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट हो तो एडजस्टेबल इवेंट हो तो क्या डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। आ जाओ लिखिए। आप थ्योरी में लिख रहे हो ना, अभी तक आप यहां तक लिख चुके हो। थ्योरी में कहां तक? यहां तक, सी पार्ट तक। अब सी पार्ट के नीचे लिखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।
अगर एडजस्टेबल इवेंट है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज एट द बैलेंस शीट शुड बी एडजस्टेड। मेरी बात समझ में आ गई? एंट्री बना दो। क्लियर? आप पिछले साल में जाके एसेट्स और लायबिलिटी को एडजस्ट कर दो। एडजस्ट कर दो मतलब एंट्री बना दो आप पिछले साल में जाकर। और सुटेबल डिस्क्लोजर शुड बी मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उनके डिस्क्लोजर भी दे दो कि जी ये पीछे इस तरह से बाद में हुई थी घटना, थी बड़ी इंपॉर्टेंट, एडजस्टेबल थी, हमने एडजस्ट कर दी है। एक तो एंट्री बना दो उसकी पिछले साल में जाकर, और एक उसके डिस्क्लोजर दे दो। अब मैं अपने दूसरे तरह के इवेंट की बात करूंगा। दूसरा इवेंट क्या था? नॉट एडजस्टेबल इवेंट। अब जो मेरे टॉपिक शुरू होगा वो नॉन एडजस्टेबल इवेंट होगा। नॉन एडजस्टेबल इवेंट, नॉन एडजस्टेबल इवेंट। आप पहले मेरी बात को समझे। मैं अब आपको नॉन एडजस्टेबल इवेंट के बारे में बताना शुरू करता हूं। और अगर नॉन एडजस्टेबल इवेंट है तो आपको बैलेंस शीट में कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर वो इवेंट सिग्निफिकेंट है तो उसके डिस्क्लोजर देने की जरूरत है, और वो डिस्क्लोजर भी अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में देने की जरूरत है। पहले आप मेरी बात समझ ले, दो तरह की रिपोर्ट्स होती है। एक सीए देता है ऑडिट रिपोर्ट चेक करने के बाद कि इसके अकाउंट ऐसे है, ऐसे ऐसे है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक रिपोर्ट होती है जो डायरेक्टर्स देते हैं कि हमारे अकाउंट ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। डायरेक्टर की रिपोर्ट में प्रूव करने की लिखने की जरूरत है, और कुछ नहीं करना, डायरेक्टर की रिपोर्ट में लिखने की जरूरत है। कोई एसेट्स लायबिलिटी नहीं करनी, कुछ नहीं करना नॉन एडजस्टेबल इवेंट को। मैं एक काम करता हूं, एग्जाम्पल बताता हूं आपको थोड़ा सा नॉन एडजस्टेबल इवेंट का। पहली बात तो आपको मैं अभी लिखना मत, नॉन एडजस्टेबल इवेंट में एडजस्टेबल कौन कौन से जल्दी बताना। एडजस्टेबल, यहां पर कंडीशन एग्जिस्ट करती हो, या फिर यहां पर गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो गई हो, या फिर स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट आ गई हो। अगर कोई इवेंट ऐसे है जो ये सब काम तो करते नहीं और सिग्निफिकेंट इफेक्ट भी नहीं करते, पर हाँ सिग्निफिकेंट इफेक्ट थोड़ा बहुत करते हैं, उसको बोलेंगे नॉन एडजस्टेबल इवेंट। मैं जैसे एग्जांपल के जरिए बात करता हूं। यहां पर मेरी इन्वेस्टमेंट 75,000 रुपीज की थी, बैलेंस शीट में लिख दी मैंने। यहां पर मेरे अकाउंट अप्रूव होने थे, इससे पहले पता चला मार्केट वैल्यू डाउन हो गई है। क्या बैलेंस शीट डेट पर ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती थी कि वैल्यू डाउन हो जाएगी? अगर उस टाइम पे करती थी तो आपको बताना होगा। वैसे हम मान के चलते ऐसी तो कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। चलो, क्या इससे गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो जाएगी आपकी? क्या कोई स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है? नो। तो ये नॉन एडजस्टेबल इवेंट है, नॉन एडजस्टेबल इवेंट है। और बताता हूं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सिर्फ डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, वो भी कहां पर? सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, मतलब अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में, और कुछ नहीं करना हमें इसका। इस साल की जो बैलेंस शीट बनेगी वहां पे अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट में लिखकर देना होगा कि मार्केट वैल्यू डाउन हो चुकी है, जो हमने अभी देखी है। बात समझ में आ रही है? और बात करता हूं, एक बिजनेस परचेज करने के प्रपोजल आ रहे थे हमें कि एक चलता हुआ बिजनेस खरीद लो, प्रपोजल आ रहे थे, हमने कुछ नहीं किया, साल खत्म हो गया, कुछ एंट्री वेंट्री बनने की जरूरत है, प्रपोजल ही तो होते, प्रपोजल तो आते रहते हैं। 31 जुलाई को अकाउंट अप्रूव होने थे, इससे पहले हमने यहां पर बिजनेस परचेज कर लिया। अधिकतर लोग कहते हैं ये बड़ी सिग्निफिकेंट इवेंट है,
मैं कहता हूं पहले ये बताओ कि यहां पे कंडीशन एग्जिस्ट करती थी कि हम बिजनेस खरीद लेंगे ना? प्रपोजल से प्रपोजल तो हमेशा ही चलते रहते हैं। चलो यहां तो कुछ नहीं था। फिर मैं पूछता हूं क्या इससे तेरी गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रही है? ना, ये तो बल्कि और बढ़िया हो जाएगा बिजनेस। क्या कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है? ना, तीनों में से कोई कंडीशन पूरी नहीं होती। हां बट इंपॉर्टेंट जरूर है, ये एक चलता बिजनेस खरीदा है। अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में यहां पर बता देंगे कि एक चलता बिजनेस खरीदा है। खरीदने की एंट्रियां तो इसी साल में बनेंगी, पिछले साल में बनने की जरूरत नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? आ जाओ, पहले ये एग्जांपल लिखता हूं मैं 2, फिर नॉन एडजस्टेबल इवेंट लिखवाऊंगा। लिखो एग्जांपल। कितना नंबर है? 15। नीरज लिमिटेड इन्वेस्टेड इन एम लिमिटेड ₹100 lakhs। नीरज लिमिटेड ने मुस्कान लिमिटेड में 100 लाख रुपए लगाए इन अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 में फॉर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, ताकि हम उनका बिजनेस एक्वायर कर सके। क्लियर? कंपनी नेगोशिएशन started from 24-25 24-25 से नेगोशिएशन चलती आ रही थी, मतलब 31 मार्च तक तो नेगोशिएशन ही चल रही थी। Accounts of 2024-25 approved on 30 जून 2025। अभी अकाउंट अप्रूव बाद में होंगे। कंपनी सेज परचेज ऑफ बिजनेस एंट्री entries prepared in 24-25 but as per CA point of view journal entries of purchase in 25-26 and give disclosure in director report of 24-25। Who is right? समझ में आ गई बात आपको मेरी? सीए राइट है। क्यों? ये नॉट एडजस्टेबल इवेंट है। अगर नॉट एडजस्टेबल इवेंट है तो आप एंट्रियां नहीं बना सकते उस साल में। ओके ना? तो लिखिए सॉल्यूशन। सीए इज राइट, सीए ठीक है। दैट इज नॉट एडजस्टेबल इवेंट बिकॉज no condition exists, not affect going concern, no statutory requirement, मेरी बात समझ में आ गई? ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये नॉट एडजस्टेबल इवेंट है। अगर नॉट एडजस्टेबल इवेंट है तो क्या करेंगे? सिर्फ गिव डिस्क्लोजर्स इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट।
so that if events or their effects are significant, disclosure may be made in the report of approving authority. Yes. और बताता हूं एक आधा एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल लिखो, ये समझ में आ गया वाला एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 60। अब देखना, सेल्स डायरेक्टर N is important for N&M लिमिटेड। एक सेल डायरेक्टर है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है नीरज और मुस्कान लिमिटेड के लिए। ही लेफ्ट द जॉब ऑन 25th April, या he left the job in April 2025। अप्रैल 2025 में वो जॉब छोड़ गया। कंपनी अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 24-25 और 30 जुलाई 2025। whether this is adjustable event or not। एक कंपनी का सेल डायरेक्टर है, अप्रैल में छोड़ के भाग गया कंपनी को। था बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट ना हो तो फिर तो बात ही खत्म थी, तो इवेंट ही नहीं था। अगर इवेंट ही नहीं था फिर एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल का तो मतलब ही नहीं होता। मैंने आपसे ये कहा हुआ है कि भाई साहब यहां पर 30 जिस दिन अप्रूव हो रहा है उस दिन से पहले इस साल से संबंधित कोई घटना हो जाए और वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो, सिग्निफिकेंट हो, तो ही वो इवेंट है। अब वो इवेंट एडजस्टेबल है या नॉन एडजस्टेबल है। नॉन एडजस्टेबल मतलब सिर्फ रिपोर्ट करके छोड़ दो या एंट्री ही बना दो, उसकी बात चल रही है। अब मैं यही कह रहा हूं, एक डायरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया इंपॉर्टेंट है। वो खाते 24-25 के बंद होने के बाद अप्रैल में छोड़कर गया है, पहले ही छोड़कर चला गया। अब बताओ ये एडजस्टेबल इवेंट है कि नॉट एडजस्टेबल इवेंट है? नॉट एडजस्टेबल। पहली बात तो मनी के टू में मेजर करना बड़ा मुश्किल सा काम है, एंट्री बनाऊंगा कैसे? दूसरी बात, आप ऐसे चल पड़ो, क्या इस दिन कंडीशन एग्जिस्ट करती थी? क्या इससे गोइंग कंसर्न खत्म हो जाएगी? कोई स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट है? इसलिए नॉट एडजस्टेबल इवेंट है। हाँ, रिपोर्ट जरूर करो ताकि सबको समझ में आ जाए कि भाई साहब डायरेक्टर छोड़ के भाग गया, खतरे हो रहे हैं। सॉल्यूशन, नोट एडजस्टेबल इवेंट, एडजस्टेबल इवेंट नहीं है। मैं थ्योरी में आपको लिखवाना चाहता हूं अब नॉन एडजस्टेबल इवेंट। आ जाओ लिखिए, नॉन एडजस्टेबल इवेंट। इवेंट्स, इवेंट्स, अब इवेंट्स तो समझ में आ गया ना वो कौन से है? सिग्निफिकेंट होने चाहिए, उस डेट से पहले होने चाहिए। इवेंट्स का मीनिंग से पहले ही लिखवा दिया था। इवेंट्स विच नॉट फुलफिल
any condition of adjustable event. ठीक है, कोई डाउट किसी को? इवेंट्स विच नॉट फुलफिल एनी कंडीशन ऑफ एडजस्टेबल इवेंट इज कॉल्ड नॉन एडजस्टेबल इवेंट. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है? आपको क्या करना होगा? बैलेंस शीट फिगर्स नीड नॉट बी एडजस्टेड. आपको बैलेंस शीट फिगर को एडजस्ट नहीं करना इफ इवेंट्स और देयर इफेक्ट्स are significant disclosure may be made in the report of approving authority. और क्या डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, क्या लिखना पड़ेगा आपको रिपोर्ट में? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नंबर 2 एस्टिमेट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आपको यह लिखकर देना पड़ेगा. क्या कोई डाउट है? समझ में आ गई आपको मेरी बात? वैसे तो AS4 लगभग खत्म हो गया. यही था AS4, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट. और आप समझ चुके हैं, बड़ा आसान सा AS था, छोटा सा AS था. मैं एक काम करता हूं, इसकी पहले एक शॉर्ट समरी बनाता हूं और फिर आगे चलूंगा. थोड़ी सी एक बात करवानी है, वो छोटी सी बात कराऊंगा. खत्म हो चुका है AS. एक शॉर्ट समरी बनाते हैं. आ जाओ शॉर्ट समरी. हमारे पास है इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ये है. और दूसरा टॉपिक है इसमें कंटीजेंसीज. अब इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट के अंदर पहले इसका मीनिंग है. क्या मीनिंग है? ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट अकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स. बस यही मीनिंग है इसका. सिग्निफिकेंट इवेंट अकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट. ठीक है. अब ये फेवरेबल भी हो सकते हैं और अनफेवरेबल भी. फेवरेबल और अनफेवरेबल, ये आपके बेनिफिट के भी हो सकते हैं और लॉस के भी हो सकते हैं. क्लियर बच्चों? पक्का याद हो गया? अब इसके बाद टाइप्स आ गए थे. बस यही बात तो की थी. टाइप्स ये दो तरह के हैं, एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल. अगर ये एडजस्टेबल है तो आपको क्या करना होगा? एसेट्स एंड लायबिलिटीज चेंज करनी होंगी
और डिस्क्लोजर देने होंगे। और डिस्क्लोजर का देने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों में फर्क है। और अगर नॉन एडजस्टेबल इवेंट होगा तो ये नो चेंज और डिस्क्लोजर इन अप्रूविंग अथॉरिटी रिपोर्ट। और क्या डिस्क्लोजर देने होंगे? नेचर और एस्टिमेटेड इफेक्ट। यही बातें की आपने। अब एडजस्टेबल इवेंट कहते किसे हैं? 3 शर्तें। शर्त नंबर 1, कंडीशन एग्जिस्ट ऑन बैलेंस शीट डेट। शर्त नंबर 2, गोइंग कंसर्न इफेक्टेड। और कंडीशन नंबर 3, स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट। कोई मुश्किल बात थी कैसे इसमें? यहां तक की तो यही बातें थी बस। इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए। मैंने एग्जाम्पल दिया, एक बार इवेंट यहां कर दिया और मैंने आपसे पूछा वो इवेंट है, तो वो तो इवेंट ही नहीं है। इसके बाद मैंने ये बातें की, मैंने कहा वो कैसा होना चाहिए? सिग्निफिकेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसके बाद मैंने इसके बड़े सारे एग्जाम्पल दिए, कंडीशन एग्जिस्ट करते के, डेटर्स के, कैश के, चेक्स के। क्लियर? यहां तक बात हो गई थी। इसकी डेफिनेशन तो यही थी, जो एडजस्टेबल नहीं है वो नॉट एडजस्टेबल है। यहां तक समझ में आ गई थी। तो मैंने ये बात कर ली। अब एक कंटीजेंसीज की बातें यहां से जा चुकी हैं। बस एक ही पॉइंट रहता है कंटीजेंसीज का। यहां पर सभी AS 29 में हो गया। कंटीजेंसी का चला गया AS 29, कट चुका है यहां से। ठीक है, बस एक ही पॉइंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन बनाया जाता है, उसके बारे में AS 4 में लिखा हुआ है। अब तो बस इतना ही समझो। 29 में जाऊंगा, वहां सारी बातें करूंगा कंटीजेंसीज की। यहां पर बस एक ही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एज पर AS 4। AS 4 में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाओ। ये कंटीजेंसीज ही होती है। मुझे लगता है फ्यूचर में पैसे डूब जाएंगे तो उसके लिए प्रोविजन बनाना है। उसमें AS 29 में नहीं लिखा, AS 4 में लिखा हुआ है। वैसे ये AS 29 में ट्रांसफर हो जाना चाहिए था। सारी कंटीजेंसीज वही ट्रांसफर है, वही सीखेंगे क्या होता है। यहां नहीं सीखेंगे इसका क्या होता है। ये बस ये एग्जाम्पल लिखवा देता हूं प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज का। मेरी बात समझ में आ गई? आ जाओ। एग्जाम्पल लिखवाऊं या थ्योरी में लिखवा दूं? वाली बात, नॉन एडजस्टेबल इवेंट है, इसी के नीचे थ्योरी में लिख लो आप। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज कवर्ड इन AS 4। है ये कंटीजेंसीज। नोट कर लिया आपने? ओके, आज इतना ही करेंगे। AS खत्म। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए AS के साथ। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नए AS के साथ।